नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 55 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं साख से रिलेटेड है और ये आपकी 19 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। बेटा आज की जो वर्कशीट है आपकी वो प्रैक्टिस वर्कशीट है, यानी आपको इसमें जो है मुद्रा एवं साख से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर जो है उनको करना है और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने बेटा कुछ वीडियो भी बनाए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप चाहो तो जो 10th की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जा करके उन वीडियोस को देख सकते हो। इससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करेंगे मुद्रा क्या है। तो मुद्रा वह वस्तु या साधन है जिसे विनिमय के रूप में चीज़ें खरीदने और बेचने के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास मुद्रा होती है वह कोई भी वस्तु खरीद सकता है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकता है। आज के समय में जो आधुनिक मुद्रा है, ठीक है, वो है आपके करेंसी नोट और सिक्के। पुराने समय में अनाज, पशु, सोने के सिक्के, तांबे के, लोहे के सिक्के जो है वो मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। अब आते हैं कि साख किसे कहते हैं। तो लोगों को दिया जाने वाला जो कर्ज होता है उसको साख कहते हैं। साख को हम ऋण भी कहते हैं। अब पहला प्रश्न है कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है। कागज के नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। तो इसका सही उत्तर है वेरी गुड, कागज के नोट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। 1 अभिजीत बनर्जी को, 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तीसरा है अमर्त्य सेन और चौथा है मोहम्मद यूनुस। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद यूनुस। प्रश्न नंबर 3 है जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं। नई शाखाएं खोलने के लिए, कर का भुगतान करने के लिए, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए या ऋण देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऋण देने के लिए। अब है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को दोबारा लिखिए। बेटा यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है कि जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है, तो ये गलत है। यहाँ पे औपचारिक स्रोत की जगह आना चाहिए था अनौपचारिक स्रोत। तो आप यहाँ पे अनौपचारिक स्रोत लिखकर इसको दोबारा से जो है अपना जो है सही करके अपनी कॉपी में लिखोगे। बेटा ऋण लेने के 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक होता है औपचारिक स्रोत, दूसरा होता है अनौपचारिक स्रोत। जब बैंकों या सहकारी समितियों से कर्जा लिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं साख का औपचारिक स्रोत, ठीक है। बैंक और सहकारी समितियों से लिया जाने वाला जो कर्जा वो साख का औपचारिक स्रोत होते हैं। और जब लोग जो है कर्जा किसी साहूकार से लेते हैं या व्यापारी से ले रहे हैं या मालिक से ले रहे हैं, रिश्तेदार से ले रहे हैं, दोस्त से ले रहे हैं, तो ये सारे जो हैं वो साख के अनौपचारिक स्रोत हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि डैश भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। अब है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं। स कथन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, और जो दूसरा कथन है क, भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। अब आते हैं इसके जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से हमें एक चुनना है। तो ए विकल्प है कि संकल्पना स एवं कारण क दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। बेटा अगर हम इन कथनों की बात कहें तो ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन जो क है वो स की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत सरकार की तरफ से मुद्रा तो जारी करता है, लेकिन इसलिए नहीं करता है कि भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में जो है रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों ही सूचनाएं जो है वो सही हैं। तो अब अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अब जो बी विकल्प है उसमें कहा है कि संकल्पना स एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे स और क दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण था वो संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता था। अब है प्रश्न नंबर 7। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेक मुद्रा के डैश रूप का उदाहरण है। तो इसका उत्तर है कि चेक मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण है। अब है प्रश्न नंबर 8। नीचे चित्र में दिए गए चेक में कौन सी संख्या चेक संख्या है। बेटा तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये चेक संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेक संख्या है वो क्या है, 000, 33 और 5, ठीक है। तो 000, 335 जो है यहाँ पे चेक संख्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है। मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में हैं जब वस्तुओं को खरीदते व बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था
उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हमें वस्तुओं का मूल्य तय करने में बहुत कठिनाई होगी कि किसकी कीमत हम कितनी लगाएं। दूसरा, हमें ऐसा पक्ष ढूंढना पड़ेगा जो हमारी वस्तु खरीदना चाहता हो और हम उसकी, अर्थात वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग ज़रूरी होगा, जिस कारण वस्तु विनिमय में जो बहुत अधिक समय लगेगा, यानी वस्तुओं को खरीदने और बेचने में जो समय है वो अधिक लगेगा। बेटा ये जो प्रश्न है इसको आप और अच्छे से इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो कि यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। एक है जूते वाला, एक है गेहूं बेचने वाला और एक है बर्तन बेचने वाला। अब मुद्रा के अभाव में वस्तुओं को खरीदने बेचने में कितनी परेशानी आती है वो आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है जूते वाला, दूसरा है गेहूं वाला और तीसरा है कुम्हार। अब यहाँ पे जो जूते वाला है वो गेहूं वाले से कह रहा है कि मैं गेहूं के बदले आपको जूते दूंगा। तो अब गेहूं वाला कह रहा है कि मुझे जूते नहीं, मुझे तो कपड़े चाहिए। अब जो ये जो कुम्हार है वो कह रहा है मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, क्योंकि जो जूते वाला है सिर्फ गेहूं के बदले में ही जूते देगा। अब यहाँ पे अगर जूते वाले को जूते बेचने हैं तो उसको एक ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार करना पड़ेगा जो जूते खरीदना चाहता हो और बदले में गेहूं बेचना चाहता हो, तो जिसमें बहुत अधिक समय लगेगा। ऐसे अगर गेहूं वाले को अपना गेहूं बेचना है तो उसको ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार करना पड़ेगा जो कपड़े बेचना चाहता हो और बदले में गेहूं खरीदना चाहता हो। अर्थात यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे की चीज़ खरीदने और बेचने की सहमति रखते हों, तभी जाके अपनी चीज़ों को बेच पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसके अलावा इस वाली जो प्रणाली में क्या होता है, एक प्रॉब्लम और आती है कि चीज़ों का मूल्य तय करने में, यानी जूते वाले को अपना एक जोड़ी जूते का मूल्य वो कितने किलो गेहूं रखे ये तय करने में उसको परेशानी होगी। ऐसे जो गेहूं वाला है उसको भी ये तय करने में परेशानी होगी कि एक जोड़ी कपड़े के लिए वो कितना गेहूं दे। तो सोचो जो मुद्रा है वो कितना महत्व रखती है वस्तुओं के लेन देन में, क्योंकि इसने जो है वस्तुओं का विनिमय जो है खरीदना बेचना है बहुत आसान कर दिया है। अब है प्रश्न नंबर 10। भारती यह जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता है। उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है कि भारत में कोई व्यक्ति रुपयों में अदायगी को इसीलिए अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उस करेंसी को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। बेटा अब ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, लर्न करना, ठीक है। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।